Hello everyone, welcome to another video and I'm your friend Bharat Shankar and we are a SEBI registered research analyst। तो आज के टाइम में मार्केट में डर का माहौल है क्योंकि हर कोई मार्केट क्रैश के बारे में बात कर रहा है। वीक इकोनॉमी, फॉलिंग रुपी, एफआई सेलिंग, एआई बबल, वॉर, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और उन तमाम रीजंस के बारे में बात कर रहा है जिसकी वजह से मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट हो सकता है या मार्केट में जो स्टॉक्स है वो और भी ज्यादा गिर सकते हैं। एंड यस, ये सारे कंसर्न्स रियल है जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो क्वालिटी बिजनेसेस है, अच्छे बिजनेसेस है, उनके स्टॉक्स में मोर देन 30%, 40%, 50% और कुछ अच्छे स्टॉक्स में तो मोर देन 50-60% का भी गिरावट हुआ है। और ऐसे मार्केट्स में ना अभी पैनिक इतना ज्यादा होता है कि ऐसे मार्केट्स में हम वैल्यू देखना या आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं। और ऐसे मार्केट्स को नेविगेट करने के लिए और ऐसे मार्केट्स में वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग जो होता है वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स सिखाता है जिसमें दो की प्रिंसिपल्स है। पहला की प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हमें यह बताता है कि स्टॉक्स को उस टाइम खरीदना ज्यादा फायदेमंद होता है जब वैल्यू और प्राइस के बीच में एक कुशन होता है। और उसके बाद दूसरा की प्रिंसिपल कौन सा है? डाउनसाइड रिस्क, जो हमें यह बताता है कि फोकस ऑन हाउ मच कैन यू लूज, नॉट ऑन हाउ मच कैन यू मेक। और ऐसे कंडीशंस में स्टॉक्स खरीदना ज्यादा फायदेमंद होता है जब लॉसेस होने के चांसेस कम होते हैं। मे बी हो सकता है वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, कंपनी कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहा है या मार्केट सेंटिमेंट बहुत खराब है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, ऐसे टाइम पे ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ही गिरे हुए लेवल पे होते हैं जिसकी वजह से वहां से और प्राइसेस ज्यादा गिरे, बहुत ज्यादा गिरे, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट में यूफोरिया होता है, मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो उस टाइम ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये बहुत कम होता है और ये जो डाउनसाइड रिस्क है ये बहुत ज्यादा होता है। एंड इंटरेस्टिंगली ऐसे अनफेवरेबल इन्वेस्टिंग कंडीशंस में रिटेल इन्वेस्टर्स कंफर्टेबली बिना किसी डर के इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मार्केट में जब डर का माहौल होता है, क्वालिटी स्टॉक्स जो है वो रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ज्यादा होता है और डाउनसाइड रिस्क कम होता है क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा गिरावट और एक वैल्यूएशन में एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है। और ऐसे टाइम पे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और उसको पेशेंटली होल्ड करना सबसे ज्यादा फेवरेबल माना जाता है इन्वेस्टिंग के लिए। और ऐसे फेवरेबल कंडीशंस में जहां पर ऑड्स हमारे फेवर में होते हैं, उस टाइम कोई भी डर की वजह से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस नॉट कंफर्ट। और बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तब खरीदना पसंद करते हैं जब वो कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन वही जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट से पैसा बनाते हैं, वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब वैल्यूएशंस मेक सेंस। और जब वैल्यूएशन सेंस करते हैं तो उस टाइम कंडीशंस जो होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे कि आज के टाइम में है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल कंपनीज को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल स्टॉक्स को स्टडी करेंगे जिसके जरिए ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, डाउनसाइड रिस्क होता है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसको एनालाइज करना है, और साथ ही साथ कोई स्टॉक सच में अंडर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड दिख रहा है और किसी स्टॉक में सही में वैल्यू है या वो वैल्यू ट्रैप है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इन सारी चीजों को आज की वीडियो में हम एक बहुत ही डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। और शुरू करने से पहले अगर कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर सकता है, जिससे हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिख के हमें और भी ज्यादा एनकरेज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बाइंग स्टॉक्स बिलो द इंट्रांसिक वैल्यू क्रिएट्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हमेशा हमें इंट्रांसिक वैल्यू के आसपास या इंट्रांसिक वैल्यू के नीचे जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो वहां पर हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब भी हम लोअर प्राइसेस पे स्टॉक्स को खरीदते हैं तो वहां पर हमारा रिस्क कम हो जाता है और साथ ही साथ हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो पॉसिबिलिटी है या पोटेंशियल है जो आगे चल के लॉन्ग टर्म में मार्केट रिटर्न्स को बीट करे, उसके चांसेस भी वहां पर बढ़ जाते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में किसी भी अच्छे बिजनेस के स्टॉक को खरीदने के लिए आप जितना कम प्राइस पे करोगे, आपका जो पोटेंशियल रिटर्न का जो पॉसिबिलिटी है वो उतना ही ज्यादा होगा और आपका जो डाउनसाइड रिस्क है वो उतना ही कम होगा। लेकिन ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और डाउनसाइड रिस्क है, इसको एग्जीक्यूट करते टाइम बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। और वो गलती क्या है? वो डाउनसाइड रिस्क को कम करने के लिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू पिक लो पी स्टॉक्स।
बट प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज किसी कंपनी का पी रेशो कम है उसका मतलब ये नहीं कि वो एक वैल्यू बाय है और वहां पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा और डाउनसाइड रिस्क कम होगा। ये अश्योर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड होने के पीछे या पी रेशो कम होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये अच्छे रीजंस हो सकते हैं या टेम्पररी रीजंस हो सकते हैं, और कुछ केसेस में ये बुरे रीजंस हो सकते हैं या प्रोलॉन्गिंग लॉन्ग टर्म रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखते हो कि स्टॉक प्राइस इसीलिए गिर रहा है क्योंकि अभी मार्केट में टेम्पररी पेसिमिज्म है, या सेक्टर में नेगेटिव साइकिल चल रहा है, या हो सकता है कि कंपनी के जो शॉर्ट टर्म अर्निंग्स है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, या मार्केट ने कंपनी के फंडामेंटल्स को ओवरलुक कर दिया है, या न्यूज फ्लो की वजह से अभी उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सेसिव फियर है। तो ऐसे कंडीशंस की वजह से जब भी स्टॉक गिरता है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, और ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं ना, उसका फायदा हर कोई नहीं उठा सकता है। इसका फायदा सिर्फ वही इन्वेस्टर उठा सकता है जो पेशेंट है और सेंसिबल है, जो बिजनेस वैल्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर कम फोकस करता है। बट हैविंग सेड दैट, ऑन द अदर हैंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ वैल्यू ट्रैप्स, क्योंकि हर कोई सस्ता स्टॉक जो होता है वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो लोअर वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं। उनका वैल्यूएशन कुछ रीजन की वजह से गिरा होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से गिरा होता है, और ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं ना वो वैल्यू ट्रैप्स बन जाते हैं। और ऐसे कंपनीज लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड करने के कुछ कॉमन रीजंस ये हो सकते हैं कि कंपनी का जो क्वालिटी है, बिजनेस क्वालिटी है, वो वीक है, कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो पुअर हो सकता है या बुरा हो सकता है, जैसे कि हमने ब्राइटकॉम में देखा था 2-3 साल पहले, या राजेश एक्सपोर्ट्स में हमने एनालाइज किया था 2 साल पहले, जहां पर हमने कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश फ्लो को एनालाइज किया था। हो सकता है कंपनी के जो डेट लेवल्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, या ये भी हो सकता है कि कंपनी का जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो डिक्लाइन हो रहा है, या कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करता है या कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें स्ट्रक्चरल डिक्लाइन हो रहा है, जैसे कि आज के टाइम में आईटी कंपनीज में हो रहा है। तो ये सारा डिस्कशन सुनने के बाद आई होप इट इज क्लियर दैट कि अगर कोई स्टॉक लो पी रेशो पे ट्रेड कर रहा है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक वैल्यू बाय है या स्टॉक चीप है, क्योंकि वहां पर ये भी हो सकता है कि कोई खराब स्टॉक या खराब बिजनेस एक्चुअल में सही वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहा हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग का गोल सबसे सस्ता स्टॉक खरीदना नहीं होता है, बल्कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का गोल सबसे बढ़िया स्टॉक, सबसे अच्छा बिजनेस सस्ते वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिव प्राइसेस पे खरीदना होता है। और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है इसको आप शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में सही स्टॉक्स और पोटेंशियल स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो यू कैन पार्टिसिपेट इन आवर इन्वेस्टर मैराथन वर्कशॉप, जहां पर 4 वर्कशॉप्स का मैराथन होने वाला है। मल्टी बैगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, हाई इंटेंसिटी स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे स्ट्रैटेजी एंड फाइनली इलियट वेव थ्योरी मास्टर स्ट्रैटेजी। और ये चारों मैराथन वर्कशॉप बिल्कुल फ्री में होने वाले हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जांपल स्टॉक्स के जरिए ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है इसको और डीपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बट प्लीज नोट दैट जो भी एग्जांपल स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं या एग्जांपल कंपनीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये प्योरली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए और ये किसी भी तरीके का स्टॉक रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहला एग्जांपल कंपनी जिसको हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। और ट्रेंट लिमिटेड बोलते ही सबसे पहला नजर जाता है इसके स्टॉक पी रेशो पे, जो कि अबाउट 85.1 के आसपास है। और इसका इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो वो अबाउट 49.6 के आसपास है, यानी 50 के आसपास है। बट हैविंग सेड दैट, ट्रेंट का पी रेशो रिलेटिवली इतना ज्यादा क्यों है उसको समझने के लिए हमें कंपनी का बिजनेस भी समझना होगा। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेंट का पास्ट पी रेशो देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स में ट्रेंट का पी रेशो एक टाइम पे 231 पे भी पहुंच गया था, और वहां से ये अभी गिर के अबाउट 85.1 के आसपास है। तो ट्रेंट बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में रिलेटिवली ज्यादा पी रेशो क्यों डिमांड करता है उसको समझने के लिए हमें उन ब्रांड्स को स्टडी करना होगा जो ट्रेंट लिमिटेड ओन करता है। तो इसमें सबसे पहला ब्रांड है वेस्ट साइड, और उसके बाद दूसरा ब्रांड है ज़ूडियो। आज के टाइम में ज़ूडियो जो है वो वेल नोन नाम है, और आपने इसके बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे, और बहुत सारे जो टीयर 2 सिटीज़ है, टीयर 3 सिटीज़ है, वहाँ पर भी अभी ज़ूडियो बहुत तेज़ी से एस्टैब्लिश हो रहा है। और उसके बाद ये कंपनी ओन करता है स्टार हाइपर मार्केट, और साथ ही साथ ये कंपनी समूह, बर्न टोस्ट ऐसे ब्रांड्स को भी ओन करता है। और साथ ही साथ ज़ारा जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसको भी ये एक जॉइंट वेंचर में इंडिया में चलाता है। तो सबसे पहले ट्रेंट का जो बिजनेस है उसके पास ब्रांड पावर है, और ऐसे जो पावरफुल ब्रांड्स होते हैं ना उनको बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ब्रांड बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी वजह से जिस कंपनी का ब्रांड बन जाता है, स्पेशली रिटेल में, उन कंपनीज का जो वैल्यूएशन होता है वो रिलेटिवली बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में
ज्यादा होता है। बट हैविंग सेड दैट, इतना पावरफुल ब्रांड होने के बाद भी रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो ट्रेंट लिमिटेड में ऑलमोस्ट 50% का गिरावट हुआ है, और इसी गिरावट की वजह से इसका जो वैल्यूएशन है उसमें शार्पली करेक्शन भी हुआ है, जहां पर वैल्यूएशन एक टाइम पे 231 पी रेशियो के आसपास था, वो अभी गिर के अबाउट 85.1 के आसपास है। तो यहां पर क्या वैल्यूएशन ऐसे ही गिरा है? नहीं, उसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है, और वो रीजन है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्योंकि अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि कंपनी एक टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, स्पेशली 2021 के बाद कंपनी ने बहुत तेजी से स्केल किया। एंड जस्ट लुक एट द ग्रोथ, 2593 करोड़ से इन 5 इयर्स कंपनी पहुंच गया कितना? 17,135 करोड़ के सेल्स पे। एंड सिमिलरली प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो 181 करोड़ के लॉस है, क्योंकि कोविड का टाइम था तो उस टाइम इस लॉस से अभी कंपनी कितना प्रॉफिट्स कमाता है? अबाउट 1,534 करोड़ का प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। और इसी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से एक टाइम पे कंपनी का जो पी रेशियो है वो अबाउट 231 के आसपास भी था, और उस टाइम मैसिव ब्लाइंड बुल रन भी चल रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या होता है, ये जो ग्रोथ है ये कम हो जाता है, जहां पर 17,135 करोड़ के सेल से अभी कंपनी सिर्फ थोड़ा सा ही ग्रोथ दिखा के अबाउट 20,074 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ होता है, अबाउट 1,534 करोड़ से प्रॉफिट जंप होकर अबाउट 1,721 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और इस ग्रोथ को अगर आप लास्ट 3 इयर्स के एवरेज ग्रोथ से कंपेयर करेंगे तो लास्ट 3 ईयर में एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अबाउट 35% के आसपास था, और एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 71% के आसपास था। और इसके कंपैरिजन में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में मात्र 17% का ग्रोथ होता है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट में मात्र 19% का ग्रोथ होता है। और ग्रोथ स्टॉक्स में स्टॉक मार्केट का जो फंडा है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब तक प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, जब तक सेल्स ग्रो हो रहा है, कंपनी को भर भर के वैल्यूएशन मिलेगा, और जब ग्रोथ आना बंद हो जाएगा वैल्यूएशन उतना ही स्टीपली करेक्ट होगा या नीचे गिरेगा। और ट्रेंट में भी एग्जैक्टली यही हुआ है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि ये जो अभी फॉल हुआ है सेल्स ग्रोथ में और प्रॉफिट ग्रोथ में, क्या ये टेम्पररी है या क्या ये प्रोलॉन्गिंग है? तो उसको समझने के लिए हमें कंपनी के रीसेंट क्वार्टर का इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखना होगा, और इस प्रेजेंटेशन में कंपनी ने उन रीजंस को भी एक्सप्लेन किया है जिसकी वजह से कंपनी के जो सेल्स है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो यहां पर देखिए, ट्रेंट लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो ये एक्सप्लेन करता है कि अभी Q4 में कंज्यूमर सेंटिमेंट रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो इंपैक्ट अनफोल्ड हुआ था वो अभी भी प्ले आउट हो रहा है, यानी अभी भी उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। और ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? जो अभी वॉर हो रहे हैं और जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, वो तमाम रीजंस। और इन जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से क्या हो रहा है? हमारे देश का महंगाई बढ़ रहा है, और जब हमारा महंगाई बढ़ता है तो लोगों का जो स्पेंडिंग पावर है वो कम हो जाता है। और मैनेजमेंट यहां पर वही बताता है कि कंज्यूमर्स आर स्पेंडिंग विद कॉशन, जिसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो कम हो रहा है। क्योंकि ट्रेंट लिमिटेड है, जो इसके जो ब्रांड्स है, जूडियो है, वेस्ट साइड है, बाकी के जो ब्रांड्स है वो सारे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आते हैं। क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ता है, लोगों के पास कम पैसे बचते हैं, तो वो कम जूडियो में जाएंगे, कम वेस्ट साइड में जाएंगे और कम शॉपिंग करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि महंगाई बढ़ने की वजह से अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कस्टमर्स के पास या जो सिटीजन्स है उनके पास और कम पैसा बच रहा है, जिसकी वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और कम हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, कंपनी ये भी बोलता है कि अभी कंपनी का जो स्ट्रक्चरल डिमांड लेवल्स है वो अभी भी, अंडरलाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज है वो अभी भी स्ट्रांग है, बिकॉज ये जो सारा सिचुएशन है वो टेम्पररी मैनेजमेंट मानता है। बट इस इंपैक्ट के साथ साथ कंपनी ये भी बताता है कि अभी ये जो पूरा मिडिल ईस्ट में जो इशू हो रहा है उसकी वजह से, जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट भी पड़ रहा है सप्लाई चेन के रूप में, कमोडिटी प्राइसेस के रूप में और इन्फ्लेशन के रूप में, जो कंपनी के नियर टर्म डिमांड के ऊपर भी पोटेंशियल इंपैक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ इस तमाम सिचुएशन की वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लेटरी यानी महंगाई का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ सेलेक्ट रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है, जो बेसिकली इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। और इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी मैनेजमेंट अपना जो ग्रोथ एजेंडा है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जहां पर एनुअल बेसिस पे इन द फाइनेंशियल, इंक्लूडिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 2026, कंपनी ने कंसिस्टेंटली अबाउट 250 नए स्टोर्स को अक्रॉस ब्रांड्स लॉन्च किया है। एंड मोर ओवर, ट्रेंट के जो चेयरमैन है नोवेल टाटा, वो ये बोलते हैं कि ट्रेंट अभी भी एक अर्ली ग्रोथ फेज में है, और वो ट्रेंट का जो 10x रेवेन्यू गोल है उसकी तरफ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यानी इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी ट्रेंट का जो मैनेजमेंट है, टाटा का जो मैनेजमेंट है, वो ये मानता है कि
ट्रेंट अपना जो 10x रेवेन्यू गोल है उसकी तरफ वो कॉन्फिडेंट है कि वो अचीव कर पाएगा। एंड ऑल्सो अगर किसी को पता नहीं है तो ट्रेंट इज अ टाटा कंपनी एंड नोवेल टाटा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टाटा फैमिली। और टाटा का मैनेजमेंट मतलब टाटा का भरोसा, जिसकी वजह से टाटा मैनेजमेंट जो भी बोलता है उसको इन्वेस्टर कम्युनिटी जो होता है वो बहुत ही सीरियसली लेता है। और उसके बाद अगर हम ट्रेंट के शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में ट्रेंट में जो पब्लिक होल्डिंग है वो 26.06% से कम होकर 25.03% हो गया है। यानी ऑलमोस्ट पब्लिक का होल्डिंग ट्रेंट में लास्ट 4 क्वार्टर्स में 1% कम हुआ है। और इन शेयर्स को मेनली डीआईएस ने खरीदा है, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। और इन्होंने सिर्फ पब्लिक से ही नहीं, इन्होंने एफआईएस से भी शेयर्स खरीदा है, क्योंकि एफआईएस का होल्डिंग 18.39% से 15.59% तक कम हुआ है। और इन्हीं सारे खरीदारी की वजह से जो डीआईएस है उनका होल्डिंग 18.42% से अभी बढ़ के 22.19% के आसपास पहुंच गया है। और वही अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो लास्ट 12 क्वार्टर्स में ना प्रमोटर ने खरीदा है ना बेचा है। उनका जो होल्डिंग है वो 37.01% पे स्टेबल है। एंड जनरली मार्केट में जब भी एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर्स के बीच में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है तो मार्केट उसको उतना ज्यादा वेटेज नहीं देता है। लेकिन जब भी प्रमोटर या डीआईएस या एफआईएस पब्लिक से शेयर्स खरीदना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट उसको रिलेटिवली ज्यादा वेटेज देता है, बिकॉज यहां पर शेयर्स वीक हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा कंपनी हम स्टडी करने वाले हैं वो भी एक टाटा कंपनी है जिसका नाम है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। और इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें एक टाइम पे ऑलमोस्ट 78 to 80% का भी गिरावट हुआ था। और रिसेंटली जब स्टॉक प्राइस ने रिकवरी दिखाई है तो वहां से अभी भी ये स्टॉक अराउंड 61% नीचे है। और तेजस नेटवर्क्स में जो गिरावट हुआ है उसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग रीजन है, जहां पर पहला रीजन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कुछ क्वार्टर्स पहले से लॉसेस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट 5 क्वार्टर से कंपनी जो है वो लॉस में है। और साथ ही साथ कंपनी के सेल्स में लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में बहुत बड़ा गिरावट भी हुआ है, जहां पर अगर आप देख सकते हैं तो मार्च 2025 के क्वार्टर में कंपनी के सेल्स अबाउट 1907 करोड़ के आसपास थे, जो उसके बाद जून 2025 में गिर के 202 करोड़, 262, 307 और अभी 333 करोड़ के आसपास रह गए हैं। तो अभी इसके बाद सवाल आता है कि ये जो सेल्स में गिरावट हुआ है और कंपनी ये जो प्रॉफिट से लॉसेस में गया है, क्या ये टेम्पररी है या प्रोलॉन्गिंग है? तो इसका जवाब कंपनी का मैनेजमेंट खुद देता है। तो ये देखिए कंपनी के इन्वेस्टर कॉल का रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट है। और इस कॉल ट्रांसक्रिप्ट के अगर आप पेज नंबर 6 पे आएंगे तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट का एक स्टेटमेंट दिखेगा, जहां पर सबसे पहले मैनेजमेंट ये बोलता है कि वी नीडेड अ रन अवे इन फाइनेंशियल ईयर 2026 टू कंसोलिडेट एंड ट्रांजिशन आवर बिजनेस बियॉन्ड बीएसएनएल। यानी तेजस नेटवर्क्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर बीच में हम ये जो बड़े बड़े सेल्स नंबर्स देख रहे थे और ये जो बड़े बड़े प्रॉफिट नंबर्स देख रहे थे, इट वाज मेनली ड्यू टू ऑर्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम बीएसएनएल। यानी कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के लिए बीएसएनएल के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट था और इसीलिए कंपनी अभी अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि वो बीएसएनएल के ऊपर रेवेन्यूज के लिए हेवीली डिपेंडेंट ना रहे। और उसके बाद देखिए मैनेजमेंट फिर क्या बोलता है कि एंड सेवरल लार्ज कस्टमर प्रोजेक्ट्स दैट वेर एक्चुअली प्लान्ड for both wireless and wired products got delayed, which resulted in significant revenue shortfall and the resulting financial losses। यानी बेसिकली कंपनी कुछ लार्ज कस्टमर से कुछ बड़े ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स डिले होने की वजह से ये ऑर्डर्स भी डिले हो गए। लेकिन कंपनी अपने R&D में इन्वेस्ट कर रहा था, अपने सैलरीज में इन्वेस्ट कर रहा था एम्प्लॉयज के, और अपने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा था, एक्सपेक्टिंग दैट कि ये ऑर्डर्स आएंगे। जब ये ऑर्डर्स नहीं आए या ये ऑर्डर्स डिले हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, रेवेन्यू जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रेवेन्यू नहीं आया, लेकिन उनका खर्चा जो है वो तो वहां पर इन्वेस्ट हो ही रहा था, वो तो वहां पर स्पेंड हो ही रहा था। और यही बात मैनेजमेंट नेक्स्ट बोलता है, देखिए हाउएवर वी डिड नॉट कट डाउन ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज ऑफ आवर आउटलुक फॉर द फ्यूचर एंड द इंडस्ट्री ट्रेंड दैट वी सी। यानी कंपनी अभी ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको रोक नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट का ये जो भी वो कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं उसके लिए उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। और वही यहाँ पर बताया था मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन आवर फाइनेंशियल ईयर 2027 बिजनेस आउटलुक वी बिलीव दैट with our current investments and cost structure we will be able to achieve better financial results। यानी बेसिकली अभी ये जो सारा चैलेंजेस है जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हुआ है और कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो लॉसेस में बदल गए, कंपनी का मैनेजमेंट इसको एज अ टेम्पररी इशू देख रहा है। एंड मोर ओवर कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा था ना कि वो बीएसएनएल के जो डिपेंडेंसी है उसे वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और बाकी प्राइवेट प्लेयर से, बाकी प्लेयर से वो ऑर्डर्स लेके आना चाहते हैं, तो उसमें भी कंपनी सक्सेसफुल हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच
यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस अपडेट में भी उन्होंने बताया कि वायरलेस में उनको 5G का मैसिव MIMO कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 4G रैन में वो एक्सपैंड कर रहे हैं फील्ड ट्रायल्स में, स्पेशली साउथ एशिया और अमेरिकाज में उनका ये फील्ड ट्रायल चल रहा है। और अभी वायरलाइंस में अगर आप देखेंगे तो भारत नेट फेज 3 में ये अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको शिप कर रहे हैं। 5G बैकहॉल और एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स के जो इंटरकनेक्ट है, यानी बेसिकली जो मल्टी टेराबाइट DWDM नेटवर्क होता है उसको बिल्ड करने के लिए कंपनी को सेलेक्ट किया गया है। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स के जरिए कंपनी अपना जो रेवेन्यू सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और इस रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन का इफेक्ट आप कंपनी के ऑर्डर बुक में भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले, कुछ क्वार्टर्स पहले क्या हो रहा था, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत तेजी से श्रिंक हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन अभी कंपनी का जो मैनेजमेंट है जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है रेवेन्यू का, उसकी वजह से अभी ऑर्डर बुक अभी फिर से पिक कर रहा है और इसका रिजल्ट यहां पर आप देख भी सकते हैं। क्योंकि Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑर्डर बुक कितना था, अबाउट 1019 करोड़ के आसपास था। और Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये बढ़ के 1329 करोड़ हो जाता है। और अभी Q4 में ये ऑर्डर बुक अभी फिर से बढ़ के 1514 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। एंड ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू नोट इज दैट कि कंपनी ने कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया था, कुछ टेक्नोलॉजीज को इन्होंने डेवलप किया था जिसको अभी कंपनी कमर्शियलाइज कर रहा है एट ग्लोबल स्केल। जैसा कि रिसेंटली कंपनी ने अपने 400 गीगा और 800 गीगा वेवलेंथ सर्विसेज को ग्लोबल रोल आउट किया था। और इन्होंने रिसेंटली दुनिया का लार्जेस्ट सैट IoT नेटवर्क को डिप्लॉय किया था। एंड मोर ओवर जो भी अपकमिंग टेक्नोलॉजी बूम इंडिया में आ रहा है उसके लिए ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि डेटा सेंटर्स के लिए इन्होंने इंटरकनेक्ट बनाया है। एंड ऑल्सो अभी ये जो AI का बूम आ रहा है, जहां पर सेंट्रलाइज्ड AI डेटा सेंटर्स को AI डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना है, उसके लिए भी ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं। और इन प्रोडक्ट प्रोफाइल्स के बारे में कंपनी अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी बताता है। अगर आप चाहे तो इस प्रेजेंटेशन में जाके इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जो AI एनेबल्ड एज है, बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट कंपनी स्टडी करने वाले हैं वो भी एक टाटा कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स का भी रिसेंटली डीमर्जर हुआ था और डीमर्जर होने के बाद दो एंटिटीज बने। पहला एंटिटी बना टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और दूसरा एंटिटी बना टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड। और अभी हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले डीमर्जर के बाद कंपनी जो है वो डेट फ्री हो गया है, क्योंकि एक टाइम पे टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डेट बर्डन था। तो अभी अगर आप देखेंगे तो डेट बर्डन कितना हो गया, अबाउट 5615 करोड़ के आसपास डेट है। बट उसके कंपैरिजन में कैश इक्विवेलेंट्स अबाउट 7776 करोड़ के आसपास है, यानी ये कंपनी इफेक्टिवली अभी डेट फ्री है और कुछ हद तक कैश रिच भी है। एंड ऑल्सो इसके डीमर्जर के एडजस्टेड प्राइस के पास करंटली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस में लगभग 30% का गिरावट अब तक हो चुका है। एंड ऑल्सो करंटली कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, जहां पर कंपनी को रिसेंटली इंडोनेशिया से अपना सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट एवर ऑर्डर मिला था, अबाउट 70,000 योदा और अल्ट्रा T7 व्हीकल्स का। और उसके बाद अभी अगर आप कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो डीमर्जर होके 2 क्वार्टर्स ही हुए हैं और 2 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग जितना है उतना ही है और FIS का होल्डिंग अबाउट 18.29% से बढ़ के 19.03% हुआ है। यानी बेसिकली ये स्टॉक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, जहां पर बाकी स्टॉक्स में FIS बेच रहे तो इस स्टॉक में FIS खरीद रहे। और उसके बाद DIS का होल्डिंग 16.91% से बढ़ के 17.58% हुआ है और इन दोनों ने शेयर्स खरीदा है पब्लिक से, जहां पर पब्लिक का होल्डिंग 21.91% से कम होके 20.49% हो गया है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम हुए, जहां पर दिसंबर 2025 के क्वार्टर में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने थे, अबाउट 61,03,194 के आसपास थे, जो अभी कम होके 57,05,074 के आसपास है। यानी यहाँ पर शेयर्स जो है वो ज्यादा इन्वेस्टर्स से होके अभी कम इन्वेस्टर्स के हाथ में कंसोलिडेट हो रहा है। एंड ऑल्सो वैल्यू स्टॉक्स का जो हमारा स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन्वेस्टर मैराथन का फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक आपको पिन कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो जाके वहां पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।